नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने भाषा के बारे में जाना। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक रूप में देखेंगे, भौगोलिक रूप में देखेंगे और राजनीतिक रूप में देखेंगे। तीनों रूपों में हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास में, ऐतिहासिक रूप में। भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी और संस्कृत से ही धीरे धीरे सभी भाषाओं का विकास हुआ। तो हम देखें तो प्रारंभ में मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत के दो रूप प्रचलित थे, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेद पुराण उपनिषद की भाषा थी, जबकि लौकिक संस्कृत आम जन की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। यही लौकिक संस्कृत धीरे धीरे इनका रूप परिवर्तित होकर गया और यह पाली भाषा में संस्कृत का विकास हुआ। आपको पता होगा कि पाली भाषा बौद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा थी, जिसमें उसके प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक लिखे गए थे। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर यह पाली भाषा परिवर्तित होकर के प्राकृत भाषा में परिवर्तित हुई और प्राकृत भाषा जैन साहित्य की प्रमुख भाषा थी, जिन्हें जैन साहित्य के आगम लिखे गए थे, सिद्धांत लिखे गए थे। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण आगम 12 अंग हैं, जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर प्राकृत भाषा से शब्दों का रूप बिगड़ने लगा और रूप बिगड़ करके एक नई भाषा प्रकाश में आती है, जिसे अपभ्रंश कहा गया। इसी अपभ्रंश का एक प्रकार शौरसेनी था, जिससे अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा के बनने का समय 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी माना जाता है। तो अपने हिंदी भाषा का इतिहास हमने देखा, क्योंकि अपने रीट, टेट और सीटेट में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आगे देखें। इसका भौगोलिक परिदृश्य, जैसा कि हिंदी भाषा मध्य भारत में बोली जाती है, यानी कि मगध या गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत 10 राज्य शामिल हैं, जिसे हम हिंदी भाषा भाषी राज्य कहते हैं। हालांकि बाकी राज्यों में भी बोली जाती है, जैसे कि राजस्थान का एक व्यक्ति है जो पंजाब में जाकर के कार्य करता है, धीरे धीरे अपने परिवार को वहाँ पर लेकर के जाता है, तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। दक्षिण भारत में वैसे बोली जाती है हिंदी, क्योंकि यहाँ का इन 10 राज्यों का व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के व्यवसाय करता है तो वह वहाँ पर हिंदी भाषा ही बोलता है। लेकिन मुख्यतः 10 राज्य हैं जिसे हिंदी भाषा भाषी राज्य हम कह सकते हैं। तो कौन कौन से हैं 10 राज्य? तो सबसे पहले आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। ये 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषा भाषी राज्य कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके अलावा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इन भौगोलिक परिदृश्य में देखा तो हिंदी भाषा कितने राज्यों में बोली जाती है? तो 10 राज्यों में, विशेषतः हिंदी भाषा भाषी राज्य ये कहलाते हैं। फिर आगे देखें राजनीतिक परिदृश्य। तो राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो आपको पता होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय एक सरकारी निकाय है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है और मानक हिंदी के प्रसार के लिए यह उत्तरदायी है। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा कि ई पहले ऐसे लिखा जाता था, जय पहले ऐसे लिखा जाता था, वर्तमान में ई ऐसे लिखा जा रहा है, वर्तमान में जय ऐसे लिखा जा रहा है। ये मानक शब्द कौन उत्तरदायी है? ये मानक शब्द कौन सही करता है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की एक संस्था है जो मानक हिंदी के लिए क्या कर रहा है? मानक हिंदी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351
351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कब 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक है और 14 सितंबर जो कि अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा होगी, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को सम्मान आदर देता है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा होगी व इसकी लिपि देवनागरी होगी। हिंदी की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। और इस देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमने देखा कि इसका राजनीतिक परिदृश्य, हमने इसके बारे में देखा कि हिंदी भाषा का विकास और इसका इतिहास, भौगोलिक दृश्य और राजनीतिक दृश्य। अब हम देखें हिंदी भाषा किस भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा का यह शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी भाषा का यह शब्द है जो फारसी भाषा से लिया गया है। और हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, तो हिंदी भाषा भी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का अर्थ क्या होता है? भारत प्लस यूरोप। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की सप्तम वर्ग की भाषा है और हिंदी भाषा है जो संस्कृत की ही भाषा है, तो यह भी भारोपीय परिवार की भाषा ही मानी जाती है। अब हम देखें व्याकरण। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस कर्ण व्याकरण बना है, जो कि हम कैसे बनाए। यहाँ पर ऋण संधि हुई है, यहाँ पर करण पहले सबसे पहले कैसे बना, जैसे कि ल्युट प्रत्यय सेंस रहता है, अन से हण बनाया, हण कैसे बनाया, तो हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में बताएंगे कि रे री श के बाद में समान वर्ण आने पर न है जो हण में बदल जाता है, वो हम संधि में विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक, एक रचना है या एक विद्या है, एक ग्रंथ है, एक संस्करण है। व्याकरण है जो रचना है, एक विद्या कह सकते हैं, एक ग्रंथ कह सकते हैं, एक संस्करण कह सकते हैं। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वह माध्यम जिससे हम भाषा के प्रत्येक अंग को समझ सकते हैं व्याकरण कहलाती है। अब व्याकरण और व्याकरण में क्या अंतर है? तो व्याकरण उसे कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं, उस मनुष्य को कहते हैं जो व्याकरण का पूरा ज्ञान रखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब भाषा के दो रूप हैं, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा, जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा के रूप तो दो हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन भाषा के अंग हैं या व्याकरण के अंग हैं जो 3 हैं, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर किसी व्यक्ति को ये तीनों अंगों का सही ढंग से ज्ञान हो जाता है तो उसको भाषा का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि भाषा के तीनों अंगों का हम विस्तार से आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। वर्ण के अंदर कर देखें हम तो पहले वर्ण पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, उसके बाद हम शब्दों में जाएंगे, उसके बाद हम वाक्यों में जाएंगे। तो देखें इस प्रकार के प्रश्न जब हिंदी व्याकरण का कोई पेपर होता है तो इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखें सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर हमें पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण।
या दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कही जाती है। और वहीं पर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण, जिसे हम लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो लिखित इकाई वर्ण है, जबकि मौखिक इकाई ध्वनि है, जिसको हम बोल करके प्रदर्शित करते हैं ए, आ, ई। फिर आगे आता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, या फिर पूछा जा सकता है सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो अर्थ के आधार पर या सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। फिर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। फिर आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है कि व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण थी, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई, वाक्य। और भाषा का मूल आधार क्या है। तो भाषा का मूल आधार है ध्वनि। तो हमने देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य और ये ध्वनि किस प्रकार से अपने आप में सबसे छोटी इकाइयाँ हैं। आगे की वीडियो में हम कल की वीडियो में शुरू करेंगे वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।